अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मैथ 501 का लेक्चर नंबर 23, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पिछले वाले लेक्चर से ही रेलिवेंट है। 21 और 22 हमने जो पढ़ा है उसी में, उसमें हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर हम उसको रिवीजन कर दें तो आपके लिए ये लेक्चर करना आसान होगा। उसमें हमने पढ़ी थी कि सबस्पेस और वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी टू सेट हमारे पास दिए हैं, अगर हम उन पे कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का अप्लाई करते हैं तो उनमें जो कुछ एग्जाम्स दिए होते हैं वो उन एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? सबस्पेस। इफ गिवन वेक्टर, जो वेक्टर हमारे पास दिया है उसका जो सबसेट है वो सबसेट खुद एक वेक्टर स्पेस हो तो वो जो सबस्पेस होता है। अब दूसरा हमारे पास अब आ गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम एक रेफरेंस होता है जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं, हमारी लोकेशन, मतलब कि सब कुछ उसको हमने करना होता है। कि सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि 4000 किलोमीटर, इससे हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। हमें बताना होगा कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद या लाहौर से लेकर जहाँ भी है, तब हमारा ये रेफरेंस क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे पास जो थ्योरम दिए हुए हैं। हमारे पास ये जो थ्योरम दिए होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे जो ये इसकी स्टेटमेंट होती है, इसी में से मोस्टली एमसीक्यूज हमारे फाइनल टर्म में आ रहे होते हैं। तो प्लीज काइंडली इनको जरा एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारी इसकी स्टेटमेंट क्या थी? लेट बी इज इक्वल टू b1, b2 एंड bn be a basis for a vector space V, then for each x in V there exists a unique set of scalars c1, c2, cn such that x is equal to c1 b1 प्लस, इसको प्लस भी लिख सकते हैं, मतलब हमारी इक्वेशन बन रही है ना, c2 b2 और cn bn। यहाँ पे जो B के अंदर जो हमारे पास दिए होते हैं वो हमारी बेसिस है। बेसिस जो है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, एक इंडिपेंडेंट और एक ये स्पैन होते हैं। अगर आपके पास उसके पास हमारे पास ये दिया हुआ है बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस B, देन फॉर ईच x इन V, जो हमारे x हैं वो V और वो एक यूनिक सेट बना रहे हैं स्केलर्स का C1 B1 C1 C2 Cn। उसके बाद हम देखते हैं इसका प्रूफ करना, मतलब कितना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इजी सा दिया हुआ है, देखिए अगर हम इसको दो हिस्सों में कर लें, x इज इक्वल टू c1 b1 c2 b2 और cn bn, उसके बाद हमने c को रिप्लेस कर लिया है d से, क्योंकि दो इक्वेशन हम c को इसको लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना। उसके बाद अगर हम दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 इक्वेशन को, ये जो हमारे पास दी गई 2 और 3 इक्वेशन है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 0। उसके बाद c1 माइनस ये d1 और b हमारे पास कॉमन था, ये बाहर ले लिया, प्लस c2 माइनस d2, b हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे कह सकते हैं कि c1 जो है वो d1 के इक्वल है और cn dn के इक्वल है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, सपोज दैट सेट बी, इसके जो हमारे पास बेसिस दी गई हैं b1 b2 से bn है। उसके बाद फॉर v एंड x इज इन v, द कोऑर्डिनेट ऑफ x रिलेटिव टू द बेसिस b और द कोऑर्डिनेट b ऑफ x, देन आर द वेट्स ऑफ c1 c2 सच दैट x इज इक्वल टू c2। ये एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ये भी ऊपर वाले के साथ ही रेलिवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमें डिमेंशन, जितनी डिमेंशन दी होगी उतनी ही लंबी ये लोग मैट्रिक्स बन रही होंगी। यहाँ पे हमारे पास Rn था तो इसलिए C1 C2 से सो ऑन Cn। अब नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास बेसिस दी हुई है, ये देखें B1 B2 बेसिस दी हुई है। B1 बराबर है 1 0 एंड B2 बराबर है 1 2। उसके बाद एक्स बी कोऑर्डिनेट वेक्टर मालूम करना है हमने, -2 3। ये जो हमारे पास दी है -2, ये है हमारे पास C1। ये जो हमारे पास क्या आ रही है, ये C1 है और ये हमारे पास जो है ये C2 है। सॉरी ये गलती हो गई, ये ऊपर हमारे पास पड़ रहे थे, इधर देखें। ये जो नीचे वाली है हमारे पास, मतलब कि ये देखिए नीचे वाली जो दी हुई है ये है C2। फाइंड x, हमने x मालूम करना है। उसके बाद x बराबर होता है, हमने इक्वेशन पीछे पढ़ी थी C1 B1 प्लस C2 B2 और जितने भी हमारे पास दिए, यहाँ पे R2 है, 2 डिमेंशनल है तो यहाँ पे हमने 2 से मालूम करना है। तो यहाँ पे हम ये देखें, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ था C1 हमारे पास है -2, देखिए जो ये C1 है हमारे पास ये -2 दिया हुआ है और C2 जो है 3। उसके बाद B वैसे लिख दिया है, उसके बाद B हमारे पास ये देखिए ऊपर दिया हुआ है B1, उसके बाद B को पुट कर देना है, पहले -2 को 1 के साथ और 0 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस दोनों को उसके बाद प्लस कर देना, ये देखिए नीचे आंसर बन गया, सिंपल सा है। उसके बाद एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, लेट एस, इसमें हमें एस दिया हुआ है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट मालूम करना है, दो कोऑर्डिनेट्स के दिए हुए हैं
देखें, लेट एस इज इक्वल टू v1 v2 v3 बी द बेसिस फॉर R3 वेयर v1 इज इक्वल टू 1 2 1, v2 दिया हुआ, v3 दिया, मतलब ये 3 डिमेंशनल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ v 5 -1 9 विद रिस्पेक्ट टू s। हमने ये निकालना है v कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है किसके, s के रेलिवेंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू s निकालना है, मतलब v s, मतलब ये हमने फाइंड करना है। चलिए सही है, अब हम देखते हैं नीचे इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, हमारे पास बन रही है x इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3। हमारे पास पहले x जो दिया हुआ था, ये देखें, ये जो हमारे पास ऊपर बन रहा है ये v वाला, इसको हम अगर दोनों को कंपेयर कर लें और नीचे वाली वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास c1 v1 नहीं है ना, हमने वो निकालना है, उसको हम सिंपल से निकाल सकते हैं। ये देखें, v1 की जगह v लिख दिया है, v2 की जगह ये लिख दिया है, v3 की जगह, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम इसको अलग अलग इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है c1 का, ये पहले के इक्वल कर देंगे, 5 के इक्वल कर देंगे। ये जो दूसरा हिस्सा है ये -1 के, ये तीसरा जो हिस्सा है ये 9 के इक्वल कर देंगे। ये देखिए बन रहा है। उसके बाद ये लिखने के बाद हमने पहले भी क्वेश्चंस की हुई हैं कि कुछ को कट करके सब्ट्रैक्ट करके इस पे हम 2 फॉर्म और भी लगा सकते हैं, या फिर रो डिडक्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एचेलॉन फॉर्म वो भी हमने की थी, उसके थ्रू ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने सिंपल मेथड यूज किया, सब्ट्रैक्ट करके 2 इक्वेशन को तीसरी निकाला, उसके बाद तीसरी और चौथी को किया। ये देखिएगा यहाँ पे c1 फाइंड वैल्यू c1 c2 c3 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो हमने वहां से c1 निकाला है सब्ट्रैक्ट करके, उसके बाद फिर उसको दूसरी में पुट कर दिया, पुट दिस वैल्यू c1 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में अगर हम c1 की वैल्यू पुट करें तो वहां पे c3 हो जाएगा। फिर एक और इक्वेशन निकालेंगे, उसको दूसरी में पुट करके आगे सिंपल एज है। देखिए जरा, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे सिंपल सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास निकल आती है एंड पे दोनों को इक्वेशन पुट करके इक्वेशन 3 निकल आती है। c1 1 के है, c2 -1 के, c3 2 के है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा कोऑर्डिनेट था वो निकला है, कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसका सेकंड पार्ट बल्कि रहता है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, ऊपर देख लेते हैं। उसमें हमारे पास जैसे हमने पहला पार्ट किया था ना, मतलब कि पहली एग्जांपल की थी, उसके मुताबिक ही दूसरा पार्ट हमने करना है। हमारे पास v1 v2 और v3 भी दिया हुआ है, vs दिया हुआ है। c1 की जगह ये पुट करना है -1 और v1, फिर c2 ये दिया है, v2 ये है, और c3 ये दिया है 2 और v3 ये है। उसके बाद मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे एग्जाम्पल 3 ये आगे दी हुई, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर रिलेटिव टू द बेसिस s इज इक्वल टू 1x x का स्क्वायर फॉर p2। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे हमें p दिया हुआ है और s दिया हुआ है जो रिलेटिव है दोनों के। तो हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ये सोल्यूशन निकल सकता है, p का सोल्यूशन और s का सोल्यूशन, दोनों को हमने आमने सामने रखा। c1 हमारे पास क्या है, मतलब कि x इज इक्वल टू हमारे पास होता है c1 v1 प्लस c2 v2 और c3 v3। हमने यहाँ पे s के तरह निकालना है, तो p इज इक्वल टू c1 ये s1, इसका यहाँ पे लिखेंगे 1 है, दूसरा है x, तीसरा है x3। तो इससे हमारा ये हो गया, देखिए c1 बराबर है a0 c2 a1, और ये मतलब कि बन गया। तो x हमारे पास यहाँ पे निकल आएंगी, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, a0 a1 और a2। यहाँ पे अगर कोई और दिया होता तो उसके थ्रू वो निकल आनी थी, क्योंकि इसके इक्वल है। यहाँ पे ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये दूसरे के इक्वल है, x से मतलब है ना, और x2 की यहाँ पावर है तो इसकी भी यहाँ पे x2 की, तो c3 इज इक्वल टू a2। एग्जाम्पल 4 सेम एज इट इज है। देखिए यहाँ पे p दिया हुआ है, s दिया हुआ, दोनों को हमने कंपेयर किया तो c1 5 के इक्वल हो गया, c2 -4 के, और c3 3 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास p निकल आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेक्टर a रिलेटिव टू द बेसिस s इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4। a हमारे पास दिया हुआ है, a1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी, a4 भी। हमारे पास जैसे पहले इक्वेशन थी x इज इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 और c4 v4। तो यहाँ पे भी हमने वही करना है। हमारे पास यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, v की जगह हमारे पास a1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने सॉल्व किया होगा, c1 हमारे पास नहीं है, c2 v2, और ये मतलब इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना, a की जगह a लिख देना है, बाकी सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
सबको करके एंड पे सोल्व किया है, देखें प्लस कर लिया है, तो हमारे पास ये आंसर निकला है। उसके बाद हमने उसके इक्वल रखना है, ये देखें ये जो C1 प्लस C2 है ये 2 के इक्वल होगा, ये दूसरा C1 प्लस C2 ये 0 के इक्वल होगा, -1 इज इक्वल टू C3 एंड 3 इज इक्वल टू C4। यहाँ से हमारी चारों जो है C1 C2 और C3 और C4 का हमारे पास निकल आएगा, ये देखें हमारे पास निकल आया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। A coordinate system on a set consists of one-to-one mapping of the points in the set into Rn. For example, ordinary graph हमने पहले पढ़ा था, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक बार आप लोग ना ये स्टेटमेंट पढ़ लिया करें, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, ये अक्सर MCQs में ना रिपीट हो जाती है। B1 क्या हमारे पास है 1 और 0, और B2 हमारे पास क्या है 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या बनेगा, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये देखें ये जो है ये x1 है, ये जो है x2 है। तो हमारे पास ये x1 1 के मतलब 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ मतलब कि हमारा ग्राफ बन रहा है। और दूसरा देखा जाए तो हमारे पास 1 और 2 है, तो 1 हमारा ये यहाँ है और 2 यहाँ पे, तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पे कुछ हमारा ग्राफ बन रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल ऐसे ही हमारे देखिए आगे उन्होंने सोल्व भी किया हुआ है, 2 पे बन रहा है, जितनी भी दी हो वैसे ही करना है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपने लिखना तो एक नज़र देख सकते हैं। आगे हमारी एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ कोऑर्डिनेट इन Rn व्हेन अ बेसिस B फॉर Rn इज फिक्स्ड द B कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ अ स्पेसिफाइड x इज इजीली फाउंड इन द नेक्स्ट एग्जांपल। मतलब कि ये जो B है बेसिस B का वो Rn फिक्स्ड है, R का जो हमने पहले 2 3 हमने एग्जांपल्स किए हैं सेम एज इट इज ही है। देखिए नीचे हम हमारे एग्जांपल दिए उसको करके देखते हैं, अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपको ऊपर वाला थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा। B1 हमारे पास दिया है B2 और x, B इज इक्वल टू B1 C1 जैसे हमने पढ़ा है, B इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू होता है C1 B1 प्लस C2 B2। हमें B1 भी दिया हुआ है B2 भी दिया हुआ है, और हमने पहले पढ़ा था AX इज इक्वल टू 0 जैसे हमने पढ़ा था, इसी तरह B1 B2 इज इक्वल टू x हमने ये करना है। इसको हमने इस तरीके से करना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ था B1 B2, ये देखें यहाँ पे लिख दिया B1 की, यहाँ पे B2 की, फिर C, मतलब ये इकट्ठा करके B हो गया है हमारे पास B, और ये C1 इज इक्वल टू x। उसके बाद इन दोनों को अगर यहाँ पे ये C1 रहता है, ये इधर है, इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो पहले हम इसका इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। ये देखिए इन्वर्स इन्होंने मालूम किया हुआ है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 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 प्लस 1, तो 1/3। उसके बाद एडजॉइंट लिया हुआ है 2 की जगह 1, और इसकी साइंस चेंज किए हुए हैं। उसके बाद ये हमने इन्वर्स मालूम किया, जो हमारा इन्वर्स होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का वो जो हमने मालूम किया था हमने ए इन्वर्स मालूम कर लिया इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी को सोल्व किया हुआ है, देखें जरा। उसके बाद इन्वर्स लेके इधर आके मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आंसर निकल आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इससे हमारी इक्वेशन ये देखिए सिंपल निकल रही है आगे। उसके बाद ये देखिए सिंपल है, इसको करना नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम पहले कर चुके हैं कि AX एक्सिस साइड को है, तो XB को तो मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू बनेगा। अब थ्योरम, नेक्स्ट वाला थ्योरम देख ले। थ्योरम आपने छोड़ने नहीं है, थ्योरम की स्टेटमेंट आपने जरूर पढ़नी है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर ये इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट B इज इक्वल टू B1 B2 सो ऑन BN B या बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V, देन द कोऑर्डिनेट मैपिंग X इज 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पहले पढ़ा था कि हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव नहीं होंगे, उनका जो निकल रहा होगा आंसर, जब हमारे वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव हो गए तो वो डिपेंडेंट होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ 2 यूज किए हैं U और W। C1 B1 जो हमने पहला प्रूफ पढ़ा था उसका, ये हमने इसको प्रूफ किया था जो पहली थी हमारी। ये देखिए ये भी सेम एज इट इज है, U प्लस W, दोनों को इक्वल कर लिया तो आगे सोल्यूशन निकल आएगा। सिंपल है। देखें आगे आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे ऊपर थी वैसे ही ये की हुई है। ये देखिए आगे इस पे क्या किया हुआ है इन लोगों ने, 1 2 और 3 दिया हुआ लीनियरली डिपेंडेंट, जो मैंने आपको पहले बताया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क। एक AX इज इक्वल टू 0 हमने दिया था, ये देखिए 1, ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना, इनको हमने इसमें कर लिया। उसके बाद रो रिडक्शन इस पे अप्लाई करनी है, या हम एचेलॉन फॉर्म भी अप्लाई करके इसको रिड्यूस करना है, जो हमारे पास एंड पर निकलेगा वो हमारा आंसर होगा।
ये बाकी भी ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो प्लीज़ काइंडली आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है।